What's the basic differences? The basic difference is in the case of esterification or in the case of ester formation, there is no formation of HCl, but the same HCl can be generated. हमने ऐसे भी पढ़ रखा है कि ऊपर में 4, फिर 6, फिर 8 और ये मैक्सिमम जा सकती है 12 तक। तो सेरियम नीचे का एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई लोअर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड लिया और अल्कोहल लिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल ली। अल्कोहल ने ये टेस्ट नहीं देना है, अल्कोहल ने इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। इट मींस तुम ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों ने ही ये टेस्ट देने हैं। और खासकर एक नेम रिएक्शन भी है जो मेंशन नहीं है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसे यूज करते हैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में। तुम डॉक्टर बनोगे तुम्हें पता चलेगा ब्लड प्रेशर लोअर डाउन करने के लिए इस वाली केमिकल को यूज करते हैं। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि जो डायबिटीज के टेस्ट होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। मगर डायबिटीज के टेस्ट में इसका क्या यूज है? कैसे बच्चों, एक नई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। किसने इंट्रोड्यूस करा? एनटीए ने इंट्रोड्यूस करा। क्या नाम है? सॉल्ट एनालिसिस प्यार से कहते हैं लोग इसे, लेकिन एकेडमिक नेम क्या है इसकी? इसकी एकेडमिक नेम है प्रिंसिपल रिलेटेड विद ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये पार्ट है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना है। और बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट के अंदर हमें डिटेक्ट करनी है किन चीज़ों को? हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल और कार्बोक्सिल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल। अब इसमें एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे अल्कोहलिक और फिनॉल के टेस्ट के बारे में बात करी या उन टेस्ट के बारे में बात करी जो अल्कोहल देता है फिनॉल नहीं, या फिर वाइस वर्सा। तो यही सारी चीज़ें इन सब के साथ भी करनी है। आगे कुछ चीज़ों को सिंथेसाइज करना है। तो पहली पार्ट के अंदर हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो टेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं जो OH को आइडेंटिफाई कर सकती है। लेकिन फिर हमें उन टेस्ट के बारे में बात करना है जो अल्कोहल को फिनॉल से डिफ्रेंशिएट करती हो। अगर हमें OH की बात करनी है, अगर हमने वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है जो सिर्फ और सिर्फ OH को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि आप हाँ ये कह सकते हैं कि नाउ दिस कंपाउंड कंटेन्स OH ग्रुप, सो दिस कैन बी डन बाय सोडियम मेटल टेस्ट। प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अगर तुमने अल्कोहल पकड़ी और सोडियम डाल दी तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे सॉल्ट क्रिएट करना है, RONA प्लस हाफ हाइड्रोजन। फिनॉल के साथ ऐसी चीज हो सकती है, क्या फिनॉल भी ऐसे रिएक्शन देता है? आंसर है बिल्कुल देता है। अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन दे रहा, फिनॉल भी यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन दे रहा, और इस जगह पे इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड है, इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से है। तो अगर हाइड्रोजन बाहर आ गई तो उस हाइड्रोजन के बाहर आने से आप हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, उसके बाहर निकलते ही आग लग सकती है, इसके खतरे बने रहते हैं। और यहाँ से भी हम हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गैस जो नीले फ्लेम के साथ जल जाती है। दूसरी है एस्टर टेस्ट। तो ये एस्टर जनरेट करने के दोनों तरीके हो सकते हैं। एस्टर तुमने अल्कोहल से भी जनरेट करा और एसिड से भी जनरेट करा, वैसे ही फिनॉल के साथ भी कर सकते। ये फिनॉल है और इसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाई, दोनों ही केसेस में इसने एस्टर जनरेट करना है। फ्रूटी स्मेल, दोनों ही केसेस में इसने एस्टर जनरेट करना है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रूटी स्मेल से। अगर फ्रूटी स्मेल आई तो इसका ये मतलब है कि उस वाले कंपाउंड के अंदर एक OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता। अगर sp2 के साथ है तो इसने फिनॉल के साथ, फिनॉल वाले पार्ट के बारे में बातें कर रहे, और अगर sp3 के साथ है यानी कि आप अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर रहे। तीसरी टेस्ट है एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर तुमने इसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा, किसी भी अल्कोहल के साथ अगर तुमने इसे रिएक्ट कराई तो इसने रिएक्ट करने के बाद क्या जनरेट करना है? एक तो इसने एस्टर क्रिएट करने हैं, CH3COOR प्लस HCl। ये जो HCl है, अगर इस वाली HCl को तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराई तो इसने वाइट फ्यूम जनरेट करना है, इसने वाइट फ्यूम जनरेट करनी है।
अब ऐसी बात है, उस वाली व्हाइट फ्यूम का फॉर्मूला क्या होना है? इस वाली व्हाइट फ्यूम का फॉर्मूला होना है अमोनियम क्लोराइड। इस वाली व्हाइट फ्यूम का फॉर्मूला होना है अमोनियम क्लोराइड। यही चीज़ें फिनॉल के साथ भी है, यही चीज़ें फिनॉल के साथ भी है, यही चीज़ें अल्कोहल के साथ भी है। तो एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट अब तक कितने देखे? सोडियम मेटल टेस्ट देखा, एस्टर टेस्ट देखा, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट देखा। एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट और एस्टर टेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो आखिर इन दो टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द बेसिक डिफरेंसेस? द बेसिक डिफरेंस इज इन द केस ऑफ एस्टरिफिकेशन और इन द केस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ HCl, बट द सेम HCl कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ HCl कैन बी आइडेंटिफाइड और इट कैन बी ascertained बाय द यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद द डेंस व्हाइट फ्यूम। आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर ले। आयोडोफॉर्म क्या है? एक कंडीशन है, यानी हर एक अल्कोहल देगा, आंसर है नो। हर एक अल्कोहल देगा, आंसर है नो। फिनॉल देना है, आंसर है नो। फिनॉल ने भी नहीं देना और इसने भी नहीं देना, लेकिन इसने अल्कोहल ने देना है 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल ने। 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, अगर कहीं पे 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, इट्स ए 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। तो अगर तुम्हें याद हो या तुमने ध्यान से पढ़ा हो तो तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे क्या करते भाई कि अगर हमने ऐसे रखे कार्बन और यहाँ पे लगा दी OH, अब ये इस वाली साइड से मिथाइल भी है और ये 2 डिग्री अल्कोहल भी है। इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट देने हैं, इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट देने हैं। ये जो पार्ट है, इस वाली पार्ट ने आयोडोफॉर्म क्रिएट करना है, इस वाली पार्ट ने आयोडोफॉर्म क्रिएट करना है और इस वाली पार्ट ने, जो पार्ट बच गई, कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो इसने सॉल्ट ऑफ एसिड जनरेट करना है। तो सारे अल्कोहल ने नहीं देना, ऑब्वियस सी बात है, सारे अल्कोहल ने नहीं देना, मगर 2 डिग्री अल्कोहल जिसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है उसने तो जरूर ही देना है। एक और भी है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि सेरियम नीचे के एलिमेंट है। हमने ऐसे भी पढ़ रखा है कि ऊपर में 4, फिर 6, फिर 8 और ये मैक्सिमम जा सकती है 12 तक। तो सेरियम नीचे का एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई लोअर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि ये अप टू 12 तक जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने रेड या डार्क रेड ऐसे कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ तुम्हें 4 और 3 कितना दिख रहा? 7। अपनी ऐसी परसेप्शन है, एक स्टूडेंट की ऐसी परसेप्शन होती है कि 6 से ज़्यादा कैसे? भाई 6 से ज़्यादा हम जो 3D एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सोचते। ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसके रिस्ट्रिक्शन तो जो 4D एलिमेंट है उनके साथ भी नहीं करते। ये तो F ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस काम नहीं आते। ये अप टू 12 कर सकता है। अभी तो इसने सिर्फ और सिर्फ 7 ही करे हैं, यानी पॉसिबिलिटी अब भी एग्जिस्ट करती है। इसके रिएक्शन में एक फ़र्क है, अगर ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पे 3 की जगह 2 है। ये देखो यहाँ पे 3 लिखी है और यहाँ पे 2 लिखा है, इसका तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। अब इन सारी चीज़ों में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब उन NTA वालों से लोगों ने पूछा कि भाई ये तो सिलेबस के अंदर नहीं है, तो वो कह रहे NCERT में नहीं है, लेकिन NCERT के अलावा और भी स्टेट बोर्ड्स हैं। तो फिर हमने काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड्स आइडेंटिफाई करे, वहाँ पे देखा कि कहाँ पे कौन से रिएक्शन दे रखे हैं। तो ये रिएक्शन मेजॉरिटी स्टेट बोर्ड के अंदर दे रखी है, मेजॉरिटी के अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि NCERT में भी ए रेफरेंस, बट इट कैन नॉट बी ऑलवेज ए रेफरेंस, सो वी आर हैविंग अदर बोर्ड्स देन द NCERT। तो उसके बाद भी अगर मान ले तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो है कि हमने कब OH ग्रुप को आइडेंटिफाई करा, लेकिन अगर उसने, क्योंकि उसने ब्रैकेट के अंदर एक बात क्रिएट करी कि आप अल्कोहल और फिनॉल के बारे में बात करें, तो आप क्या चाहते कि हम इसे डिफरेंशिएट भी कर दें? चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते, इसे डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। अब तक जो पढ़ा वो किस बात के लिए थी? टू आइडेंटिफाई द OH ग्रुप। अब क्या करने जा रहे हैं? टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अब हमें यह पता है कि OH ग्रुप है, अब हमें यह मालूम है कि OH ग्रुप है, लेकिन अब हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वो अल्कोहल है या फिनॉल है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन है कपलिंग। ये फिनॉल ने देना है, ये रिएक्शन फिनॉल ने देना है, मगर ये कपलिंग रिएक्शन अल्कोहल ने नहीं देना। अल्कोहल ऐसी कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं देता। अगर हम रिएक्शन की बात करें NaOH के साथ, तो फिनॉल बीइंग एसिडिक इन द नेचर, फिनॉल बीइंग एसिडिक इन द नेचर, ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ, लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। अल्कोहल की NaOH के साथ रिएक्शन नहीं है। ध्यान रखना, सोडियम के साथ रिएक्शन है,
मगर अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं है, फिनॉल की रिएक्शन दोनों के साथ है। फिनॉल कैन कंबाइन विद बोथ सोडियम एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट्स अल्कोहल दैट कंबाइंस विद Na only, not with the NaOH, because alcohol is not so acidic where it can react with the base. यहाँ पे एक टेस्ट और भी लिख सकते हैं जो लिखा नहीं है, लिटमस टेस्ट। अगर इसमें तुम फिनॉल की बात करो तो फिनॉल लिटमस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन अल्कोहल पे कोई लिटमस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन अल्कोहल ने रिस्पॉन्ड नहीं करना लिटमस टेस्ट को। FeCl3 के साथ भी क्या है कि FeCl3 टेस्ट दो लोग देते हैं, फिनॉल भी देता और यही टेस्ट एसिड ने भी देना है, लेकिन अल्कोहल ने ये टेस्ट नहीं देना। अगर फिनॉल ने ये टेस्ट दी तो उसने करा क्या होगा? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, इमेजिनेटिव है। तुमने थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी है, और वो इमेजिनेशन क्या है कि भाई यहाँ पे अगर तुमने FeCl3 लिखी तो होगा क्या? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसने इस क्लोरीन को यहाँ से गायब कर दी। अगर इसने कुछ गायब करी तो इसे कुछ तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो? लेना लेना सिर्फ मनुष्य की प्रवृत्ति है, केमिकल के अंदर लेन देन चलता रहता। तो अगर इसने इसके क्लोरीन गायब करे तो बदले में इसने उसे क्या दिया? Fe के पास दो ऐसे तीन आ जाने हैं। अगर क्लोरीन गायब है तो यहाँ पे C6H5 आ जाने हैं, यानी उसने छोटा सा क्लोरीन इसका गायब करा और बदले में उसने इसे बड़े से C6H5 जैसे मॉलिक्यूल थमा दिए। अब ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कलर्ड कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 3 बेंजीन रिंग है जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी इंटेंस कलर कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपने 4 डिफरेंसेस हो गए, बेसिकली 4 डिफरेंसेस हो गए। एक डिफरेंस और भी है, फिनोप्थलीन टेस्ट कहते हैं इसे, फिनोप्थलीन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड लिया और अल्कोहल लिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल ली। अल्कोहल ने ये टेस्ट नहीं देना है, अल्कोहल ने इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, नो रिएक्शन। अल्कोहल ने इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इसके साथ ये कंपाउंड क्रिएट, इसके साथ थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोप्थलीन क्रिएट करी, और ये भी एक इंटेंस कलर्ड कंपाउंड है। जब कभी 2 बेंजीन रिंग हो जाए या 3 हो जाए तो ये डाई बनाने का तरीका है। जो भी तुम डाई पढ़ते हो उस डाई के पीछे कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि उसके अंदर जो कॉन्जुगेशन है उसे कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन हो सकती है कॉन्जुगेशन की, वो होता है इंटेंस कलर्ड कंपाउंड होना है। तो ये तरीके थे OH ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के। दिस पार्ट इज नॉट इन द NCERT, बट दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द सेवरल स्टेट बोर्ड। सो जस्ट एज ए प्रिकॉशनरी स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। दिस इज नोन एज Victor-Mayer test, and in that case you need to write the sequence of the reagent, इसमें है क्या, इस वाली टेस्ट के अंदर क्या है? इस वाली टेस्ट के अंदर हमने ये देखना है कि RBC टेस्ट कहते हैं इसे, रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल, तो इसे याद रखने का तरीका है RBC टेस्ट कहते हैं रेड, ब्लू और कलरलेस, रेड, ब्लू और कलरलेस। अब इसमें सवाल कहाँ पे बनते हैं? सवाल बनते हैं पहले कि रेड किसने जनरेट करा, ब्लू किसने जनरेट करी, कलरलेस किसने जनरेट करा। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगले स्टेप के ऊपर ये सवाल हो सकता है कि जो रेड कलर बन रही है उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है ये। अगले सवाल के अंदर हो सकता है उसका नाम क्या है, नाइट्रोलिक एसिड। तो जो ब्लू कलर है उसका नाम क्या है, सूडो नाइट्रोलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले। तो अभी हमें इन बातों को देखना है। एक सवाल और भी हो सकते हैं कि Victor-Mayer टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट के सीक्वेंस है वो कैसे। 4 ऑप्शन लगा दिए, उसने कह दिया कि सीक्वेंस आपने आइडेंटिफाई करनी है। बहुत सारे बच्चे उसी सीक्वेंस के अंदर ट्रैप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले रिएजेंट है फास्फोरस प्लस आयोडीन, दूसरी रिएजेंट है AgNO2 और तीसरी रिएजेंट है HNO2। तो यहाँ पे हमें नाइट्रस एसिड यूज करना है, ना कि नाइट्रिक एसिड। हर जगह नाइट्रस एसिड यूज करना है, ना कि नाइट्रिक एसिड। तो P+I2, फिर AgNO2 और फिर HNO2।
कहीं भी 3 नहीं है, ना यहाँ पे और ना ही इस वाली जगह पे, ना यहाँ पे है और ना ही इस वाली जगह पे है। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इस कंपाउंड ने अल्कली के साथ मिलकर, इस कंपाउंड ने अल्कली के साथ मिलकर रेड कलर जनरेट करे है। यहाँ तक क्या इसकी कलर बहुत रेड हो ऐसा नहीं है, लेकिन जब तुमने इसमें रेड डाली तो एसिड प्लस बेस उसने एक सॉल्ट बनाया जो रेड कलर की है, सूडो नाइट्रोलिक एसिड। और इसमें बेसिकली क्या फर्क है, यहाँ पे एक ही CH3 है, इस वाली केस में 2 CH3 है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड है। तो ये कुछ ऑक्जाइम जैसा है, मगर ये कुछ ऑक्जाइम जैसा नहीं है। और जो 3 डिग्री है इनमें जब हमने HNO2 ऐड करा तो उसने इसके साथ कहीं कोई रिएक्शन शो नहीं करी। 3 डिग्री अल्कोहल ने HNO2 के साथ किसी तरीके का कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। तो ये विक्टर में टेस्ट है। बाकी इसके बाद अपने जो सिलेबस के अंदर दे रखे कौन से ल्यूकास टेस्ट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री ने इमीडिएटली रिएक्ट करा, 2 डिग्री ने 5 मिनट बाद करा, और 1 डिग्री उस टी के ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर उसने रिएक्ट नहीं करा। इससे कहीं भी ये प्रूव नहीं होता, एस्टेब्लिश नहीं होता कि 1 डिग्री ने कभी रिएक्ट नहीं करा। 1 डिग्री ने रिएक्ट करा मगर उस टेम्परेचर के ऊपर नहीं करा। जो दूसरी पार्ट है वो कह रहे हैं कि अब आप कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बताओ। तो कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। इट मींस तुम ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों ने ही ये टेस्ट देने हैं। और खासकर एक नेम रिएक्शन भी है जो मेंशन नहीं है, उस वाली नेम रिएक्शन के अंदर अगर मिथाइलिन ग्रुप है तो उसने तो जरूर ही देना है इस वाली टेस्ट को। लेकिन बेसिकली इसमें क्या है, अगर इसने ये 2,4 ये अपना मेटा ग्रुप है और इस मेटा ग्रुप ने बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करा तो इसने रेड सॉल्यूशन क्रिएट करे। इसने कौन से सॉल्यूशन क्रिएट करे, इसने रेड सॉल्यूशन क्रिएट करे। और इस रेड सॉल्यूशन ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है। जो इसकी दूसरी टेस्ट है वो NaHCO3 के साथ है, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि तुमने अगर इसे डिफ्रेंशिएट करा तो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है और बाकी चीज़ें नेगेटिव है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जानी है और जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच हो जानी है। पॉजिटिव पार्ट ने सोडियम को अट्रैक्ट करा और नेगेटिव पार्ट SO3H यहाँ पे आके आ जाती है। अब एक प्रॉब्लम है, जो सोडियम के साथ, जो ऑक्सीजन सोडियम के साथ अटैच है तो उस वाले के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, उसे एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे तुम देखोगे इंटरचेंज हो जानी है, ये सोडियम नीचे जा रही और ये हाइड्रोजन ऊपर की साइड पे। तो ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ने ही सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाए, सॉल्युबल सॉल्ट बनाए, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाए। ये दोनों के दोनों ही सॉल्युबल हैं। अगर हमने सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन ली, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रखा तो वहाँ पे एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाना है जो इस बात को इंडिकेट करता कि इस वाले कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है। एक बार फिर से ये नहीं कह सकते कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, मगर है तो कार्बोनिल ग्रुप। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसे यूज करते हैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में। तुम डॉक्टर बनोगे तुम्हें पता चलेगा ब्लड प्रेशर लोअर डाउन करने के लिए इस वाली केमिकल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुमने इसको बेसिक मीडियम में यूज करा तो इसने रेड सॉल्यूशन क्रिएट करने हैं, ये है रेड सॉल्यूशन, ये है वो रेड सॉल्यूशन। और बेसिकली यहाँ पे एक ऑक्जाइम फॉर्मेशन भी तुम्हें दिख रहा। तो यहाँ पे सवाल कितने हो सकते हैं, पहले तो नाइट्रोप्रोसाइड का जो नाइट्रोप्रोसाइड की जो करेक्ट फॉर्मूला है ये उसका करेक्ट फॉर्मूला है। जो कलर है रेड कलर है उसके फॉर्मूले, ये रेड कलर के का फॉर्मूला है। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो ऑक्जाइम बाई प्रोडक्ट बनते हैं। वो तुमसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से रिएक्शन के अंदर ऑक्जाइम बन सकता है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के ऊपर लोगों को शक नहीं होता, मगर इसके अंदर भी ऑक्जाइम क्रिएट हो रहे हैं, ये ऑक्जाइम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इतनी सी बातें हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के काम कैसे करता, भाई ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उनके साथ एक रेड सॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर हमने पाइपरडीन यूज करी तो वहाँ पे ये ब्लू सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। पाइपरडीन बोले तो इस तरीके का कंपाउंड, नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन। अगर हमने ये यूज करा, ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर है, लेकिन अगर हमने पाइपरडीन यूज करी तो वो ब्लू कलर सॉल्यूशन जनरेट करते हैं।
ये प्रिकॉशनरी तुम्हें बताया क्योंकि ये बातें कुछ कुछ स्टेट सिलेबस के अंदर तो है, सबके अंदर नहीं दे रखी। द नेक्स्ट पार्ट इज द 2,4 DNP. दिस पार्ट हैज बीन रिटन इन द NCERT. दिस इज द डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द NCERT. दे हैव टोल्ड दैट इट्स एल्डिहाइड और कीटोन इफ दे कंटेन्स द कार्बोनिल ग्रुप. अगर उनके पास C डबल बॉन्ड O है तो उसने इन जैसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करना है और करके क्या इंडिकेट करना है, यहाँ पे जो चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसे है कि C डबल बॉन्ड O की जगह अब C डबल बॉन्ड N, इतना चेंज है। C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड N है। फिर ऑक्सीजन का क्या हुआ और हाइड्रोजन के क्या हुए, वो वाटर के फॉर्म में बाहर आ गए। तो मैं कई बार बता रखा है कि ऑर्गेनिक के अंदर या तो पानी डाल दो या फिर पानी बाहर निकाल दो, इधर भी ऐसा ही चलता। तो यहाँ पे 2,4 DNP है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। जब इसने कन्वर्ट करा, जब डबल बॉन्ड आ गई तब इसका नाम जोन है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजोन के अंदर अगर जोन लिखा है तो C डबल बॉन्ड N है और अगर जीन लिखा है तो N सिंगल बॉन्ड N है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल के अंदर वो फॉर्मूलों के अंदर तुम्हें ट्रैप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बड़ी आसान सी है कि यहाँ से ये चीज़ें बाहर हो गई और जो बचा उसने एक कंपाउंड क्रिएट कर रखी है, ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट। अब फेलिंग सॉल्यूशन, नेक्स्ट पार्ट है फेलिंग सॉल्यूशन और इसमें जो इंपॉर्टेंट से सवाल है, पहली सवाल फॉर्मूला क्या है, दूसरी सवाल रिएक्शन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा, तीसरा सवाल कि क्या सारे एल्डिहाइड ये देते हैं, चौथा सवाल कि क्या एल्डिहाइड के अलावा भी कोई देते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके चारों तरफ ये चीज़ें बिल्डअप होती है। तो सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्ट का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या नाम है भाई, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मेरे साथ बोले सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्यों, टार्टरिक एसिड में एक साइड सोडियम है और एक साइड पोटेशियम है, इसलिए इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। यहाँ पे बेस लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेस लेके आप कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट को कॉपर हाइड्रोक्साइड में चेंज कर सकते हैं। आपने बेस यूज करी और कॉपर सल्फेट को चेंज करा कॉपर हाइड्रोक्साइड में, चलो चेंज ही कर लिया, फिर क्या हुआ, अगर आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर चीज़ों को चेंज भी कर ली तो क्या कर लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली, आंसर ये है, बड़ी बात ये करी कि फिर आपने इस सॉल्ट के साथ जब उसे रिएक्ट करा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ जब उसे रिएक्ट करा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने के बाद ये इसने बना दी फेलिंग सॉल्यूशन, जो अल्कलाइन में डीप ब्लू सॉल्यूशन है। अल्कलाइन के अंदर ये डीप ब्लू सॉल्यूशन है, अल्कलाइन के अंदर ये एक डीप ब्लू सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ आ गई। हमने कॉपर सल्फेट ली, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कॉपर सल्फेट को कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज कर दी। कॉपर हाइड्रोक्साइड ने सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ रिएक्ट करा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ रिएक्ट करा और उसने ये अपनी कंपाउंड क्रिएट कर दी। अब आते हैं उस वापस रिएक्शन के ऊपर कि भाई इन सारी चीज़ों में हुआ क्या। जब तुमने इसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा, तो कहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो हो गई वो देखते हैं। जब तुमने इसे रिएक्ट करा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसने ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट ऑफ एसिड क्रिएट कर दी। इस वाली पार्ट में कुछ भी नहीं होता, नो चेंज, लेकिन कॉपर +2 से कॉपर +1 के अंदर आ जाता और यही रेड प्रेसिपिटेट है। तो जो ब्लू कलर रेड हो रही ना, वो इसके कारण है कि ये ब्लू कलर है और ये अपना रेड है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कॉपर गॉट रिड्यूस्ड वेयर एज एल्डिहाइड गॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये पूरी कहानी है। अब क्या सारे एल्डिहाइड ऐसा देते हैं? आंसर है सारे एल्डिहाइड नहीं देते। बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता और बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। और क्या कोई ऐसा कीटोन है जो देता है? आंसर नहीं है। फिर एक सवाल और भी जनरेट होता है, क्या एल्डिहाइड के बाद भी कोई रिएक्शन करता है, कोई से रिस्पॉन्ड करता है? एल्डिहाइड एक्सेप्ट द एल्डिहाइड इन ईदर केमिकल कंपाउंड इज देयर दैट कैन रिस्पॉन्ड टू दिस इन द पॉजिटिव वे। आंसर इज इट्स ए फॉर्मिक एसिड। इट्स ए फॉर्मिक एसिड। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये फॉर्मिक एसिड है जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव।
जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि जो डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। मगर डायबिटीज़ के टेस्ट में इसका क्या यूज है? डायबिटीज़ के टेस्ट में इसका यूज ये है कि अगर हमने यूरिन को फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर यूरिन को रिएक्ट करा और उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करी, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज है मतलब एल्डिहाइड है, और अगर एल्डिहाइड है तो वो उसे रिस्पॉन्ड करेगा और इससे मालूम होता है कि बंदे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन है। इसके साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स इनके बारे में एनसीईआरटी ने ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, लेकिन ये चीज़ें हैं सिप्स रिएक्शन। तो सिप्स रिएक्शन के साथ क्या करना है? यहाँ पे एक सिप्स बेस है, स्टार्ट के अंदर ये सिप्स बेस है, इतना बड़ा सा ये सिप्स बेस है। इसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा, तो बेसिकली जो इसकी रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ, वो रिएक्शन में तुम इस चीज़ को नोटिस करोगे कि ये कार्बन का सेंटर पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले फॉर्मेट के अंदर इसे चेंज करना है। जो मोटी सी बात तुम्हें याद रखनी है, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो इस वाली पार्ट में डबल बॉन्ड हो जाना है, जो यहाँ पे सिंगल है वो इस वाली पार्ट पे डबल बॉन्ड हो जाना है, और यही डबल बॉन्ड एक बारी इस वाली जंक्शन के पास भी आना है। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है। बाकी जो अप और डाउन रिंग है वो आज भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब तुमने इसे डिसोसिएट करा तो ये मतलब एक हाइड्रोजन बाहर है और बाकी सारी चीज़ें एक जगह पे है। ये हाइड्रोजन बाहर है और बाकी सारी चीज़ें एक जगह पे है। तो इस वाले ने मैजेंटा कलर इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि सिप्स बेस जो है, अगर हम इसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराए, या खास करके जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, क्या वो इसे रिस्पॉन्ड करता है? आंसर है नहीं करता। मगर क्यों? क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स नहीं होते। होता क्या है कि जो ग्लूकोज है ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जा सकता है, ये साइक्लिक फॉर्म बना सकता है, और इस साइक्लिक फॉर्म को ये सिप्स बेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उसे ब्रेक कर सकते, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। एक और भी टेस्ट है जो बहुत ही फेमस है, टॉलरेंस रिएजेंट। ये नाम तो तुमने सुना होगा, टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट की पूरी कहानी क्या है कि अपने पास Ag2O कंपाउंड है जिसे हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराई, और ये खुद को कन्वर्ट करता है Ag के अंदर, और ये सिल्वर, और इसने ये खुद को डिपॉजिट करता वाइट सिल्वर कंपाउंड में। इसने खुद को डिपॉजिट करो, तो ये एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं। कीटोन ऐसे टेस्ट को नहीं रिस्पॉन्ड करता, कीटोन ऐसे टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन क्या सारे कीटोन ऐसा नहीं करते? क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो इसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सारे कीटोन नहीं करते, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसे रिस्पॉन्ड करते हैं। साथ ही पायरुविक एसिड को कीटोन तो नहीं कह सकते, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि जो अल्फा कीटो एसिड्स ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अल्फा कीटो एसिड ये भी इसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट में बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसने एक्चुअली Ag2O फॉर्म करा, और एक्चुअल रिएक्शन के अंदर Ag2O गॉट कन्वर्टेड इनटू Ag, तो Ag2O की रिडक्शन हो जाती है, और ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। इस वाली केस में Ag ने रिड्यूस करा, और ये जो पार्ट है RCHO इसने खुद को ऑक्सीडाइज करा। तो यहाँ भी वैसी कहानी है जैसे पिछले टेस्ट के अंदर थी। तो यहाँ पे तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सिप्स बेस ने इसके साथ रिएक्शन नहीं देनी, और अगर नहीं देनी क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म जिसे पायरोनोज भी कहते हैं वो फॉर्म करता, और सिप्स बेस उसे ब्रेक नहीं कर सकते। सो व्हाट वी लर्न इन दिस सेगमेंट, वी लर्न दैट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एट द सेम टाइम वी लर्न दैट व्हाट इज द स्पेसिफिक रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट C डबल बॉन्ड O, व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट C डबल बॉन्ड O। तो ये डिटेक्शन का पार्ट है।